भारत की राष्ट्रपति 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश और उड़ीसा का दौरा करेंगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण में शामिल होंगी। 19 जून को राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। उड़ीसा के रैंगपुर में एम्स भुवनेश्वर का आयोजित चिकित्सा शिविर कुसुमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन प्रभावित गांवों के लिए बृहद एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना ब्रह्म कुमारी संस्था के मातृशक्ति भवन और रायरंगपुर जिले में विशेष सर्किट हाउस और पुलिस जिला रायरंगपुर का उद्घाटन करेंगी। 20 जून को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहाड़पुर में विद्यालय और कौशल केंद्र सहित विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। लाभार्थियों और बच्चों के बीच से बातचीत करेंगे। दोनों रायरंगपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 जून को राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगी। उसी दिन वे जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 22 जून को राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में शहरीय जनजाति के सदस्यों, चीता ट्रैकर, टूरिस्ट गाइड और कोनो फील्ड टीम के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी। जी समिट सेशन के दौरान इंश्योर सेफ रैपिड एफिशिएंट रोल आउट ऑफ एआई विषय पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य। G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक। जनवरी 2026 में भारत में आयोजित ऐतिहासिक 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का स्मरण करते हुए नेताओं ने तब से भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति का स्वागत किया। मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफल समापन को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। G7 समिट के आउटरीच सेशन के दौरान रिव्यूइंग अ बैलेंस्ड, शेयर्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल विषय पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य। प्रधानमंत्री की G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एवियन में जर्मनी गणराज्य के चांसलर से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में जर्मनी गणराज्य के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दूसरी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया है। साझेदारी में यह गति चांसलर की भारत यात्रा की सफलता और इस वर्ष की शुरुआत में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता सफल समापन से और सुदृढ़ हुई। 2026 को भारत जर्मनी राजनयिक संबंधों 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा ग्रामीण में दुर्घटना में जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी
प्रति माह 3,000 रुपये तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। PMVBRY योजना रोजगार सृजन, रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है। इस प्रोत्साहन से देश भर में 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ कराया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY 1 अगस्त 2025 को प्रभावी हुई। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा, कृषि और साझा समृद्धि पर एक लेख साझा किया है। प्रधानमंत्री ने पिछले दशक में आत्मनिर्भरता और नवाचार के बल पर भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए परिवर्तन का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने सम्मान और सराहना के महत्व को रेखांकित करते हुए संस्कृत सुभाषितम साझा किया। प्रधानमंत्री जी ने G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से मुलाकात की। UAE के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। 26 दोनों नेताओं के बीच तीसरी मुलाकात है। भारतीय संबंधों में जीवंत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। यूके के PM महामहिम सर कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष हुई पारस्परिक यात्राओं के बाद में भारतीयों के संबंधों में आई मजबूत गति की समीक्षा की। विजन 2035 के सभी प्रमुख स्तंभों व्यापार और आर्थिक विकास, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई एवं ग्रीन एनर्जी, प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा शिक्षा में लोगों के संबंध की आपसी संबंधों में हुई प्रगति का स्वागत किया। श्री हरिवंश ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका भारतीय परिप्रेक्ष्य विषय पर सर सैयद अहमद स्मृति व्याख्यान दिया। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी की भूमिका भारतीय परिप्रेक्ष्य विषय पर सर सैयद अहमद की स्मृति व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान सर सैयद अहमद खान की विरासत की समर्पित वार्षिक स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सर सैयद अकादमी द्वारा आयोजित किया गया। योग संगम पोर्टल IDY 2026 का डिजिटल मेरुदंड बनकर उभरा है। 1.7 लाख से अधिक संयोजक पंजीकृत आयुष मंत्रालय की पहल ने संस्थाओं और समुदायों को जोड़ा। पूरे देश में योग से भागीदारी सुनिश्चित की। DAE के सचिव और AEC के अध्यक्ष ने तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन का दौरा करते हुए दुनिया के सबसे पुराने चालू बिजली रिएक्टरों की सराहना की। DAE सचिव और AEC के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने तारापुर साइट का दौरा करते हुए परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए प्रति
NPCIL के समर्पण की सराहना की। विश्व में सबसे पुरानी कार्यरत वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाइयाँ 1 और 2 का उद्घाटन 1969 में हुआ। स्वदेशी प्रौद्योगिकी के कारण इनकी आयु लगभग 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने TAPS 1 और 2 के निरंतर संचालन की मंजूरी दी है। तारापुर साइट प्रौद्योगिकी अधिग्रहण से लेकर विकसित भारत के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता तक भारत की प्रगति दर्शाती है। IIIDEM ने 15वां स्थापना दिवस मनाया। क्षमता निर्माण और रणनीतिक रोडमैप पर 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र पर निर्वाचन प्रबंधन संस्थान IIIDEM ने आज अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर यादगार बनाने के लिए IIIDEM ने 16-17 जून 2026 को नई दिल्ली में क्षमता निर्माण और रणनीतिक रोडमैप विषय पर एक 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। पटना दौरे पर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वच्छता अभियान में दिए प्रेरक संदेश। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बोले, मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा सुशासन का स्वर्णिम अध्याय। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी संघ श्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक कृषि ग्रामीण विकास पर फोकस। प्रगति पथ यात्रा श्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया बिहार में हुए विकास कार्यों का जायजा। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में प्रबुद्धजनों से संवाद। शिवराज सिंह चौहान ने बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोले शिवराज सिंह चौहान, बिहार ज्ञान, तप और त्याग की पवित्र भूमि है। खेत बचाओ अभियान में शिवराज सिंह चौहान का किसानों से सीधा संवाद। मृदा संरक्षण पर जोर। बारह जून 2026 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत शामिल रकबे की प्रगति। धान का सामान्य रकबा 412 लाख हेक्टेयर। अंतिम रकबा 446 लाख हेक्टेयर। बुआई का रकबा 2026 में 4.98 और 2025 में 3.88। दलहन में 123 सामान्य रकबा 123 लाख हेक्टेयर और अंतिम रकबा 118 लाख हेक्टेयर। वहीं श्री अन्न से मोटे अनाज में 182 लाख टन है। 182 लाख हेक्टेयर था पहले सामान्य का, 192 था वर्तमान में। तिलहन में 200 लाख हेक्टेयर सामान्य था और 196 लाख हेक्टेयर वर्तमान में। गन्ना में 54 लाख हेक्टेयर और अभी 58 लाख हेक्टेयर। जूट पटसन में 6.4 लाख हेक्टेयर रकबा जो अभी वर्तमान में 6.06 लाख हेक्टेयर है। कपास में 125.51 लाख हेक्टेयर से अब वर्तमान 115.2 लाख हेक्टेयर।
कोयला मंत्रालय 18 जून 2026 को मुंबई में सरफेस कोल या लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना का तीसरा रोड शो आयोजित करेगा। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी खाद्यान्न भंडारण के लिए स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। डिपो दर्पण के अंतर्गत CWCFCI के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली गोदामों को सम्मानित किया जाएगा। खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD 18 जून 2026 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्थित लीडर्स लाउंज में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम खाद्यान्न भंडारण के लिए रिपोर्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। भारतीय नौसेना का जहाज तरकश सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में से रवाना। भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश आगे की तैनाती के लिए अपने पोर्ट कॉल को पूरा करने के बाद 15 जून 2026 को सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया से रवाना हुआ। सेशेल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति श्री एलेक्स सेबेस्टियन पिल्ले, राजनयिक कोर के सदस्य, भारत उच्चायोग के प्रतिनिधि और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और स्थायी संबंधों पुष्टि की और समुद्री सहयोग, क्षेत्र सुरक्षा तथा महासागर क्षेत्र में सुरक्षा विकास के लिए पारस्परिक समग्र उन्नति परिकल्पना बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। बैंकॉक में आयोजित 10वीं रक्षा वार्ता के दौरान भारत और थाईलैंड के विनिर्माण, अनुसंधान, नवाचार, क्षमता विकास में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि पर प्रतिबद्धता की पुष्टि। थाईलैंड और भारत के बीच 10वां रक्षा सम्मेलन 16 जून 2026 को बैंकॉक में आयोजित किया गया। सम्मेलन द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई, पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा मुद्दे पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव एडमिरल नट्टापोल डिएवानिच और भारत सरकार की रक्षा के संयुक्त सचिव श्री सत्यजीत मोहंती ने की है। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन सर्वकालिक स्तर पर 1.7 लाख हेक्टेयर पहुंच गया। नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का समापन। ग्लोबल डीप टेक और इनोवेशन हब के तौर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 भविष्य के सहयोग का एक परिवर्तनकारी मंच बन सकता है। सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी, निवेश के अवसरों और भारत फ्रांस के बीच नवाचार के नए रास्ते खुले हैं। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 29 देशों से 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग में शामिल हुए। 1350 से अधिक B2B बैठकें हुई और 50 से अधिक सहयोग संबंधी समझौते हुए। भारत इनोवेट्स 2026 का समापन। तीन दिवसीय सम्मेलन में निम्नलिखित गतिविधियों में मदद की। स्टार्टअप, निवेशकों, कॉरपोरेट संस्थाओं, भागीदार के बीच 1350 से अधिक B2B बैठकें हुई।
50 से अधिक सहयोग समझौते हुए 10 से अधिक देशों में 50 से अधिक वैश्विक निवेशकों के सामने 80 से अधिक स्टार्टअप स्टार्टअप की पिच 40 से अधिक स्टार्टअप निवेशकों की ओर से फॉलो ऑफ की पक्की प्रतिबद्धताएं और लगभग 254.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग संबंधी प्रतिबद्धताएं और अंतिम चरण में निवेश जिसमें भारतीय इनोवेटर्स के अन्वेषण शामिल है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के निवेशक का निवेश भी शामिल है। महासारथी फैमिली आईडी। अब डिजी लॉकर पर 14 करोड़ नागरिकों को तत्काल डिजिटल एक्सेस प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के लगभग 14 करोड़ निवासी अब डिजी लॉकर पर अपनी महासारथी परिवार आईडी देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत के प्रमुख डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में इस पहचान को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल कर लिया गया है। इससे नागरिक सत्यापन व किसी सेवा का लाभ उठाने के लिए जब भी आवश्यकता हो अपनी पारस्परिक आईडी प्राप्त कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं। महासारथी फैमिली आईडी को डिजी लॉकर पर लाने से परिवार की कल्याणकारी सेवाओं तक पहुंच के माध्यम से हर किसी के लिए सुलभ हो सकता है, जो सुरक्षित सत्यापन हमेशा उपलब्ध होता है। महासारथी या परिवार आईडी पर कानूनी रूप से मान्य डिजिटल पहचान पत्र है, जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सत्यापन निर्बाध साझाकरण को सक्षम बनाता है। नागरिक केंद्रित सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना सरल हो जाता है। निवासी अपने घरेलू मामलों संबंधी जानकारी को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने सरकार प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के लिए आवेदन करते समय इसका लाभ उठा सकते हैं। डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा डिजिलॉकर एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप में जारी और सत्यापित किया जाता है। प्रत्येक नागरिक को एक सुरक्षित क्लाउड आधारित खाता प्रदान करता है, जिससे किसी सामान्य कहीं भी प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच सकते हैं और वास्तविक प्रतियां साथ रखने की आवश्यकता समाप्त हो सकती हैं। जन आधार पारिवारिक पहचान पत्र। अब डिजी लॉकर पर राजस्थान के 7.5 लाख करोड़ नागरिकों को मिली तत्काल डिजिटल सुविधा। राजस्थान के लगभग 75 लाख निवासी अब डिजी लॉकर अपनाकर जन आधार देख सकते हैं। अब डिजी लॉकर पर एमपी समग्र फैमिली आईडी 9.5 करोड़ निवासियों को मिली तत्काल डिजिटल सुविधाएं। यूपी फैमिली आईडी। अब डिजी लॉकर पर 6 करोड़ से अधिक नागरिकों को तत्काल डिजिटल पहुंच। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। भारत 2030 के लिए निर्धारित 26 मिलियन हेक्टेयर वन चैलेंज लक्ष्य के मुकाबले में 21.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापन प्रयासों के अंतर्गत लाया। अरावली ग्रीन वॉल पहल ने वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान वार्षिक लक्ष्यों को पार किया। मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण के विश्व दिवस 2026 के अवसर पर HMEFCC ने इंडियन फॉरेस्ट पर विशेष अंक और वन चैलेंज पर भारत की दूसरी प्रगति रिपोर्ट जारी की।
NIFTEM-TPMFME की राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी ने लाभार्थियों के लिए डेयरी प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन के 3 दिवसीय व्यवहारिक परीक्षण का आयोजन किया। तमिलनाडु में लाभार्थियों को तंजावुर परिसर में डेयरी प्रसंस्करण मूल्य पर 3 दिवसीय व्यावसायिक परीक्षण का आयोजन किया गया। उद्देश्य दूध प्रसंस्करण गुणवत्ता प्रबंधन, मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण में ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देना। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नेशनल साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की समीक्षा की। इससे बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए। नागरिकों को साइबर अपराधों, विशेषकर साइबर धोखा, वित्तीय धोखाधड़ी से त्वरित राहत प्रदान करने के लिए स्थापित विभिन्न नागरिक केंद्रित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। 1930 हेल्पलाइन प्रणाली का व्यापक आधुनिकीकरण किया जाए। AI सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इसे बेहतर बनाया जाए। मोदी सरकार सुरक्षित प्रौद्योगिकी संचालित और नागरिक केंद्रित साइबर अपराध रोकथाम एवं प्रतिक्रिया तंत्र के निर्माण के प्रति कटिबद्ध है। गृह मंत्री ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संचालित 1930 कॉल सेंटरों को तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली CFC-RMS की भी समीक्षा की गई है। इसके अंतर्गत विकसित मनी रिस्टोरेशन मॉडल MRM और शिकायत निवारण मॉड्यूल GRM को नियमित समीक्षा करने के निर्देश। मनी रिस्टोरेशन एवं शिकायत निवारण व्यवस्था में से अब तक लगभग 1 लाख नागरिक लाभान्वित हैं। साइबर अपराधों में प्रयुक्त मूल बैंक खातों का प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सुदृढ़ उपाय करने पर बल दिया गया। मोदी सरकार के 12 वर्षों में हमारे देश में सुरक्षा के ऐसे मजबूत गढ़ के तौर पर खड़ा किया है जो नागरिकों की रक्षा और दुश्मनों को नाकाम करता है। केंद्रीय गृह मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव PMAYU 2.0 के अंतर्गत सातवीं CSMC बैठक की अध्यक्षता की है। गाजियाबाद गौवंश अपशिष्ट से समृद्धि की पहल SBMU के अंतर्गत गाजियाबाद ने वैश्विक मंच पर तक पहुंचा। गोबर प्राकृतिक पेंट निर्माण का सफर स्वच्छता के क्षेत्र में अनूठे प्रयासों में स्वच्छ पर्यावरण के साथ मिल रहे आजीविका के साधन। मास्टर क्लास, ओपन फोरम और कार्यशाला 19वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के तीसरे दिन मुख्य आकर्षण रही। सिनेमेटोग्राफी दर्शकों को एक दुनिया में विश्वास दिलाने की कला। 19वीं MIFF कार्यशाला मधुरा पालित लाइट से लेंस तक। MIFF में मथुरा पालित ने सिनेमेटोग्राफी की आत्मा को समझाया। एक डॉक्यूमेंट्री की यात्रा सुखद संयोग से भरी होती है। 19वीं MIFF में जानवरों ने फिल्मों के माध्यम से यादों को संरक्षित करने की कला पर चर्चा की। डॉक्यूमेंट्री भविष्य की पीढ़ियों के लिए इतिहास, संस्कृति और असल जिंदगी के अनुभव को संरक्षित करती है।
लद्दाख से लेकर विश्व तक प्रख्यात फिल्म निर्माता MIFF 2026 समावेशी सिनेमा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सिनेमा में बने हर बच्चे की आवाज़ श्वेता पाखुर और जितेंद्र मिश्रा। उन्नीसवीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बुसान नेक्स्ट वेब शो में उभरते एशियाई सिनेमा की प्रस्तुत की चुनिंदा कुछ फिल्मों को विधिक विषयों और विशिष्ट कथा शैलियों को दर्शाती है। अनेक आवाज़ें एक क्षेत्र 19वें MIFF ने पूर्वोत्तर भारत की फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष अनुभाग तैयार किया। खासी पहाड़ियों से लेकर मणिपुर के तैरते घास के मैदानों तक MIFF 2026 ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में समृद्ध परंपराओं, ऐतिहासिक और पारिस्थितिकी विविधता को संरक्षित किया है। शब्द आपकी सोच को आकार देते हैं, जीवन अभिनव का सृजन करता है। फैब्रिक केली ने MIFF मास्टर क्लास में स्टेनिस्लावस्की के सत्य के रंगमंच की व्याख्या की है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल का शुभारंभ किया है। 6 राज्यों के ग्रीन हाइड्रोजन के लिए विशेष नीतियां अधिसूचित की हैं। 7 राज्यों ने भी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर कार्यशाला का आयोजन किया। भारत सरकार के निर्णायक और सार्स की उपलब्धि पर कार्यक्रम हुआ। विकसित भारत की यात्रा को तेज करने के लिए राज्यों को केंद्र की बेहतरीन गवर्नेंस तौर तरीके को अपनाना चाहिए। मिशन कर्मयोगी CP ग्राम्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, CP ग्राम्स शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी पर आधारित नए अन्य गवर्नेंस सिस्टम भारतीय रेलवे ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रेल क्षमता बढ़ाने और रेल संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से 493 करोड़ रुपए की लागत वाली आदिपुर भुज दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दी। दोहरीकरण परियोजना से प्रतिदिन प्रत्येक दिशा में 2 अतिरिक्त यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू हो सकेंगी। दोहरी लाइन में प्रतिवर्ष 12 मीट्रिक टन माल ढुलाई संभव होगी, जिससे रसद मजबूत और औद्योगिक संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। यातायात गलियारे पर क्षमता वृद्धि, यात्री और माल ढुलाई संचालन में सुधार, भविष्य विकास और परिचालन दक्षता में समर्थन। माल परिवहन को बड़ा बढ़ावा देते हुए भारतीय रेलवे ने पनवेल जंक्शन को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की सोमताचे चिखली कार्ड लाइन परियोजना की मंजूरी दी है। 110 मिनट की कमी आएगी और इसमें टर्नअराउंड समय और रसद दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। पनवेल जंक्शन भीड़भाड़ कम करना है। पनवेल मुंबई क्षेत्र में सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक है, जो रोहा, JNPT, करजन दिशा सहित 4 प्रमुख दिशाओं में आने वाले यातायात को संभालता है।
भारतीय रेल ने पूर्वी रेलवे पर सुरक्षा विश्वसनीयता बढ़ाने और त्रुटियों का तेजी से पता लगाने में 450 करोड़ रुपए के सिग्नल आधुनिकीकरण परियोजना की मंजूरी दी है। 32 स्टेशनों पर रिले आधारित लाइटनिंग इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के प्रतिस्थापन किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने शहरी आवागमन और रेल संपर्क में सुधार के लिए इंदौर यार्ड में शास्त्री आरओबी के पुनर्निर्माण को 139 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी। यातायात की भीड़ कम करने, यात्रियों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सर्विस रोड के साथ 4 लेन का ओवरब्रिज हवा नहीं ऊपर नहीं चल रही तो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक पुस्तिका जारी की जिसमें बताया गया है कि योग के मधुमेह खतरा 40% कम हो जाता है। हिमालय में जलवायु गुणवत्ता संबंधी जोखिम पर नजर रखने वाले शोधकर्ताओं ने स्वच्छ वायु के प्रदूषित वायु की ओर बढ़ने का बदलाव की पहचान की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 नशा मुक्ति मित्र के लिए व्यक्तिगत डैशबोर्ड और नशा मुक्त भारत अभियान लघु फिल्म लॉन्च की है। नया मुक्त भारत के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आह्वान किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। सांख्यिकी आयोग स्थापना 2005 में देश के सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य में डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय अध्यक्ष, प्रोफेसर सुब्रता दास सदस्य, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह सदस्य, डॉक्टर माधवन मुकुंद सदस्य। भारतीय रेलवे ने शहरी आवागमन रेल संपर्क के लिए सुधार के लिए इंदौर यार्ड में शास्त्री आरबीओ पुनर्निर्माण के लिए 139 करोड़ की परियोजना की मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक पुस्तिका जारी की जिसमें योग के मधुमेह खतरा 40% कम हो सकता है। हिमालय में वायु गुणवत्ता संबंधी जोखिम पर नजर रखने वाले शोधकर्ताओं ने स्वच्छ वायु में प्रदूषित वायु के ओर बढ़ने के बदलाव की पहचान की। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 नशा मुक्त मित्र के लिए व्यक्तिगत डैशबोर्ड बनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति। केंद्र सरकार महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समावेशी
सशक्त इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। SHE बॉक्स 2.0 के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निवारण और निषेध अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्यान्वयन को किया मजबूत। यह एक सशक्त प्रौद्योगिकी सक्षम स्टार्टअप है जो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी प्रगति पर नज़र रखने के लिए एकल खिड़की की सुविधा प्रदान करता है। 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया SHE बॉक्स बॉक्स 2.0 एक सशक्त प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म जो संगठित, असंगठित, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र की महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने पर दर्ज करने और उन पर नज़र रखने पर कोई ये देश हमारे युवाओं का है। उन्हें विकसित भारत 2047 की यात्रा में सक्रिय भागीदारी बनाना होगा। युवा कार्य खेल मंत्री श्रीमती रक्षा खड़गे संसद भवन में ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में विकसित भारत युवा संसद 2026 का समापन। नारी शक्ति वंदन विकसित भारत की भावना को दर्शाता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मुंबई में फिट इंडिया साइक्लोथॉन साइकिल बाय द सी की नेतृत्व किया है। मुंबई में समुद्र किनारे साइकिलिंग नामक फिट इंडिया साइक्लोथॉन के साथ मंत्री ने फिट इंडिया विजन की गति दी है। स्वस्थ नागरिक समस्त समाज के योगदान देता है। जैकी श्रॉफ, ताना शाह, बादशाह ऐश्वर्या राय भागनी, ओलंपिक नरसिंह यादव ने फिटनेस को बढ़ावा देने नागरिकों के साथ साझा किया। रक्षा का दस्तक बेहतर सामर्थ्य और अधिक वहन क्षमता, अत्यधिक विश्वसनीयता। रक्षा का कार्यपट 12 वर्षों में भाग 1 रक्षा क्षमता का दक्षता सैन्य शक्ति नवाचार को नई दिशा, बढ़ा हुआ रक्षा बजट। रक्षा खरीद नियमावली 2025 राजस्व आधारित रक्षा खरीद परियोजनाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गतिशील कंट्री किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा। भारत को बढ़ावा देने वाले फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के 12 वर्ष की परिवर्तनकारी वृद्धि। भारत के हर कोने में सस्ती दवाइयाँ पहुँचाने के लिए जन औषधि केंद्रों की संख्या 84 से बढ़कर 19,200 से अधिक हुई है। पूर्वोत्तर भारत में 12 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या 1 से 417 हुई है। फार्मास्यूटिकल के लिए PLI योजना की उन्हें 42,669 करोड़ का संचयी निवेश आकर्षित किया है।